devoted for discussion. If required, we can extend some time. माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने वर्ष 2025-2026 के लिए जो अनुदान की अनुपूरक मांगे हैं सेकेंड बैच पे, उस पर आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। मैं इस सदन के आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष वर्ष 2025-26 में जो द्वितीय बैच की सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, सुन लीजिए मिस्टर प्रेमचंदन, आई थिंक सो यू विल हैव क्लियरिटी, यू विल हेल्प, आप सुन लीजिए। इसके रखने के पीछे इसकी आवश्यकता क्या है। ये सरकार की आज जो स्थितियां हैं, पूरा सुबह जो बात कह रहे थे, जिस बात की ये चिंता कर रहे हैं, आज इसकी मोदी सरकार जी ने केवल चिंता नहीं की है बल्कि उसकी समस्या का समाधान भी किया है और इस सेकेंड बैच के सप्लीमेंट्री ग्रांट में उसकी व्यवस्था भी की है। स्थिति क्या है कि आज पूरे विश्व में जो एक पूरी सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड की, उस सिनेरियो में 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण दुनिया के सभी देशों में आज जिस तरह की एक अनिश्चितता की स्थिति आई है, वो पश्चिम एशिया का संकट है, जिसके तेल संकट की वास्तविकता ने एक ऐसी वैश्विक चुनौती बना दिया है। दूसरा, ईरान की जो होर्मुज जलडमरू मध्य है, उसने पूरे वर्ल्ड की सप्लाई के चेन को तोड़ा है। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि जहां आज पूरे देश में तेल के दामों में जिस तरीके से उछाल आ रहा है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज ब्रेड क्रूड, जिसको कच्चा तेल कहते हैं, वो $88 से $119 तक आज उसकी उछाल है, जिसका सीधा असर फर्टिलाइजर पे पड़ेगा, गैस पे पड़ेगा और ये ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ये जो पूरे विश्व में इसका असर पड़ने जा रहा है, इसलिए कि जिस तरह से ईरान की होर्मुज जलडमरू मध्य में एक सप्लाई चेन टूटा है, पूरे विश्व के लिए टूटा है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में दुनिया में केवल भारत एक है अधिष्ठाता महोदया, जो आपने देखा कि ईरान ने कहा कि हम अपने भोमुर्ज उस जलडमरू मध्य मार्ग से भारत के लिए जो तेल के शिप जाएंगे उनको हम इजाजत देते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बड़ी कोई एक सफलता नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थितियों में इसके बावजूद भी कि ये कठिनाई हो सकती है और ये समस्या आ सकती है, इसलिए जो हमने बजट में जिस भी हेड्स में पैसा लिया था, लेकिन इस तेल के दामों के कारण फिर ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि होगी, फिर उसके और कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उनकी भी उन परिस्थितियों को भी ठीक करने के लिए इस 2025-26 में ये जो आज पूरे इस वैश्विक चुनौती में ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स सेकेंड बैच का आया है। ये केवल ये सेकेंड सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये वित्त मंत्री जी सेकेंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट लेके नहीं आई हैं, बल्कि जो आज दुनिया के सामने एक वैश्विक वर्तमान संकट है, उसका समाधान है ये जो सेकंड हमारा बैच का हमारा सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट है। और इस द्वितीय पूरक में हमने जो कुल आकार इसका है, ये 2.81 लाख करोड़ लिया है, 2,81,289.26 करोड़, जिसमें हमने 2 लाख करोड़ का एक नेट कैश आउटगो किया है और जो जीडीपी का 0.6% है। और दूसरी जो राशियां हैं, जो दूसरे पैसे हैं, वो दूसरे विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा सेविंग से हम करेंगे। ये नहीं है कि जो हम सेकंड बैच सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स ले रहे हैं उसका पैसा कहां से आएगा, उसका पैसा सेविंग से आएगा। तमाम मंत्रालयों के जो हम रिकवरी इन्हांस कर रहे हैं उससे पूरा किया जाएगा। और कारण हमने जैसा बताया कि ये वृद्धि जो पश्चिम एशिया में ईरान युद्ध से उत्पन्न जो वैश्विक वस्तु मूल्य है, जिस तरह से खासकर तेलों में मैंने कहा कि आज $88 से 119 आया है, सुनिए आपका ज्ञान बढ़ेगा। और उसमें जिस तरह से उर्वरक, गैस, खाद्यान्न, परिवहन, अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव पड़ेगा। इस 2 लाख
2.81 लाख करोड़ में हमने जो 1 लाख करोड़ लिया है वो टेक्निकल सप्लीमेंट्री और टोकन प्रोविजन के लिए है, और ये ऐसे मामलों में किया गया है जिसमें 100+ ग्रांट्स है और अप्रोप्रिएशन भी इसमें सम्मिलित है। केवल महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 71% जो है वो 2 लाख करोड़ करीब नया नगद व्यय है, जो 29% हमारे आंतरिक राष्ट्र का वित्तीय अनुशासन से है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये दर्शाता है कि आज मोदी सरकार का जो एक विकास कार्यों को जिस तरह से पेश है, तीव्र गति दे रही है, और चाहे वो किसानों की सब्सिडी के लिए है। आज 80 करोड़ के लिए कोविड के दौरान ये तय किया था हमारी मोदी सरकार ने कि हम देश के, जब दुनिया में जिंदगी में ठहराव आ गया, एरोप्लेन ग्राउंडेड हो गए, चलती हुई रेलगाड़ियां ठप हो गई, लोग घरों में कैद हो गए, कोविड के उस लोगों की अपनी जिंदगी की हिफाजत और सलामती के लिए, ऐसी परिस्थितियों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए जो उस समय 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा था, दुनिया में इस तरफ गरीब कल्याण योजना अगर कहीं विश्व में है तो केवल भारत में है, जो 2019-20 से शुरू हुआ, और आज लगातार वो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। और ये आप कल्पना करिए, पहले आपकी राशन की दुकानों पे ब्लैक लेना पड़ता था गरीबों को, राशन की दुकानों का गल्ला बिक जाता था, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती थी, राशन की दुकानों का किरोसिन ब्लैक मार्केट हो जाता था। आज जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से आज डोर स्टेप पे आपको डिलीवरी हो रही, आज लोगों के घरों पे, और पहले ब्लैक खरीदना पड़ता था, गरीब को ब्लैक लेना पड़ता था, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, और आज डोर स्टेप पे उसको 5 किलो परिवार के प्रति व्यक्ति को मुफ्त देने का काम कर रही है मोदी सरकार। ये है गरीबों के कल्याण के लिए। और उसके बाद दूसरी तरफ इसको हम राजकोषीय संयम की, हम कम से कम अपने जो हमारा राजकोष है उसकी फिस्कल डेफिसिट न बढ़े, उसको भी जिस तरीके से ठीक रखने का लिए किया है, उसको हमने किस तरह से बैलेंस किया है। और ये वेस्ट एशिया के संकट के बावजूद हमने एक नया फंड बनाया है। ये जो हम सेकेंड बैच में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बना है। ये अभी तक नहीं था और दुनिया ने अभी किसी ने नहीं बनाया होगा कि अगर कोई इस तरह की परिस्थितियां जो आज चाहे रूस की हो, यूक्रेन की हो, हमास की हो, गाजा की हो, इजराइल की हो, ईरान की हो, यूएस की हो, ऐसी परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, तो लोग तो अभी उन परेशानियों से जूझ रहे हैं, और यहाँ तो उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड का क्रिएशन कर दिया है, जो निश्चित तौर से ये सारे संकट को दूर करेगा। और ये जो वर्तमान संकट है, ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो है, ये केवल इसका समाधान नहीं करेगा, बल्कि जो फाइनेंशियल ईयर 27 का जो बजट है उसके लिए मजबूत एक स्ट्रांग नींव रखेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बन रहा है, उसमें इस द्वितीय बैच में उसमें 1.05 लाख करोड़ ले रहे हैं। 1 लाख करोड़ हम इस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के लिए ले रहे हैं, और ये इसलिए इतनी बड़ी मात्रा ले रहे हैं कि हमारी मोदी सरकार की ये दूरदर्शिता का सबसे ठोस प्रमाण है कि ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो हमने इसको ट्रांसफर किया है, ये फाइनेंशियल ईयर 27 के बजट में जो पूरे देश में होगा, उसके लिए एक संकटकालीन हमने बफर बनाया है। हमारे पास कॉर्पस फंड होगा कि दुनिया की कोई भी चुनौतियां होंगी, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आने पाएगा। इसलिए ये सेकेंड बैच हम डिमांड फेयर सप्लीमेंट्री ग्रांट ले रहे हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जो जिस तरीके का असर है, और इसको हम जहां इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड में 1.05 लाख करोड़ ले रहे हैं, उसी तरह से दूसरे भी हम कर रहे हैं। किसी देश की करेंसी का पैमाना क्या होता है, उस करेंसी का पैमाना उसके पास गोल्ड रिजर्व कितना है, उस गोल्ड रिजर्व से होता है। तो आज हमारी करेंसी स्ट्रांग रहे, इसलिए 1703 करोड़ हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लिया है, जिससे महंगाई पे कंट्रोल है। मैं आगे बताऊंगा कि क्या 2014-15 में महंगाई इन्फ्लेशन थी और आज क्या इन्फ्लेशन है, लेकिन अभी इसीलिए लिया है हमारी सरकार ने कि हम सॉवरेन गोल्ड फंड में, बॉन्ड में डालेंगे। इसी तरह से जो हम निर्यात लेते हैं, निर्यात ऋण पे जो ब्याज होती है, उस पे 3788 करोड़ 3788 करोड़ हमने लिया है। 5 लाख जो एमएसएमई है, जिसकी चिंता
इस सरकार को हुई, नहीं तो इस देश से जो ज़्यादातर एमएसपी करीब करीब बंद हो रहे थे। लेकिन जिस तरह से एमएसपी को रिवाइवल करने के लिए वित्त मंत्री जी ने 19-20 में दिया, और आज भी उसकी चिंता है कि पूरी दुनिया की प्रतिस्पर्धा में, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले दिनों कहा कि हमारे एमएसपी के प्रोडक्ट्स केवल प्रोडक्ट्स अपने लिए ना हो, दुनिया की बाजारों में जब जाएं तो वो दुनिया की बाजारों की प्रतिस्पर्धा में क्वालिटी में सबसे बेहतर हो, इसलिए इसको आज किया जा रहा है कि 3,788 करोड़ ले रहे हैं। इसी तरह से हम नेशनल सिक्योरिटी के फंड के लिए कि टेक्नोलॉजी उसमें, जिस तरह से पिछले दिनों गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम 26 तक हम देश से नक्सल इशू को खत्म कर देंगे, और आज ये इसलिए है कि जिस तरह से उसमें सिक्योरिटी के लिए आज हम टेक्नोलॉजी जिस तरह से इनोवेशन कर रहे हैं, उसके फंड के लिए भी 3,000 करोड़ ले रहे हैं। तो इससे साफ है कि अगर आज चाहे पहले रूस यूक्रेन का जो एक युद्ध शुरू हुआ, वो पहला पूरी दुनिया के लिए झटका था, आज जिस तरह से ईरान यूएस इजराइल का हुआ, उसमें जिस तरीके से आज सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है और आज तेल का संकट बढ़ रहा है, तो ये आज हमारी सरकार की एक दूरदर्शिता का जीता जागता प्रमाण है कि जब दुनिया आज संकट से जूझ रही है, जब दुनिया आज वर्तमान में दुनिया की सरकारें संकट से जूझ रही है, तो हमारी सरकार आज की नहीं कल के खतरे की भी भविष्यवाणी को आंक करके इस हमने डिमांड फॉर ग्रांट्स में काम किया है। और आज उसी का नतीजा है कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड ये केवल वर्तमान तेल संकट का जवाब नहीं है, बल्कि भविष्य के हर कोई राजनीतिक या हर जियोपॉलिटिक्स या कोई इस तरह के झटके होंगे उसके लिए ढाल बनेगा। तो ये वित्तीय अनुशासन का काम करेगा, हमारे राजनीतिक सोच का अनुपम संगम है, न घबराहट की कोई खर्च है, न संकट की कोई अनदेखी है। यही है विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जरा कांग्रेस के साथी सुरेश जी सुन लें कि चन्नी साहब भी सुन लीजिए कि 2014 में जो इकोनॉमी थी, आज 2025 में की स्थिति। 2014 में आप इस सदन नहीं थे, सुरेश जी थे, उस समय कहा जाता था कि हमारी फ्रेजाइल इकोनॉमी हो गई। 2014 में फ्रेजाइल इकोनॉमी के तात्पर्य था कि दुनिया में लोग कहते थे कि हाँ महंगाई अधिक है, रुपए की कीमत नहीं है, और लोगों को जो इन्वेस्टर थे वो इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा निकाल के निवेश, कोई यूरोप कर रहा था, कोई साउथ अफ्रीका कर रहा था। इतनी अनिश्चितता की स्थिति आ गई थी कि फ्रेजाइल इकोनॉमी थी। वो टर्मिनोलॉजी आप जानने की कोशिश करिए। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ खाली फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, वो फ्रेजाइल इकोनॉमी थी क्यों, वो फ्रेजाइल इकोनॉमी का कारण क्या था। 2 महत्वपूर्ण कारण होता है जिसका एक इंडिकेटर होता है। वो 2 महत्वपूर्ण इंडिकेटर थे जो उस समय का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसको चालू खाता घाटा कहते हैं। ये जब देश के आयात और निर्यात में उसके बीच में जब अंतर बढ़ जाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, तब वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। और उस समय 2014 में जो सेवाओं में, सर्विसेज में, निवेश में, जिसको आय को भी शामिल किया जाता है, 2013-14 में अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं, ये जीडीपी का लगभग 4.8% था। इतना अंतर आयात निर्यात में हो गया है, जो आज 25-26 में 4.8% से घट करके मोदी की सरकार में पहली छमाही में केवल 0.8% रह गया है। ये है सरकार की उपलब्धियां। ये हम किस तरह से हमने आज इस करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन किया है, चाहे वो आयात हो चाहे निर्यात। उस फ्रेजाइल इकोनॉमी के बाद अर्जुन राम मेघवाल जी बैठे हैं, रोज पॉलिसी पैरालिसिस की बात होती थी कि हाँ पॉलिसी पैरालिसिस है, संसदीय कार्य मंत्री जी, और ये शब्द रेगुलर सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सभी लोग कहते थे कि इस देश में तो लगता है कि पंगुता आ गई है, नीतियों की पंगुता आ गई है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई डिसीजन नहीं, किसी पॉलिसी पे कोई डिसीजन नहीं, एनर्जी के लिए कोई पॉलिसी नहीं, या कोई माइनिंग के लिए पॉलिसी नहीं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, कोलगेट हो या 2G हो, वो इस तरह के दौर थे कि पूरी दुनिया के सामने भारत की तस्वीर क्या बन गई थी। लगता था कि भारत में जैसे चीजों में कितना भ्रष्टाचार की ऊंचाई है। ये सदन जिस तरह से CAG की रिपोर्ट, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं तो आज डिमांड फॉर ग्रांट्स पर रहना चाहता हूं, लेकिन उससे एक पॉलिसी पैरालिसिस हो गई थी, सरकार भी पंग हो गई थी, लगता था कि कोई है ही नहीं, और उसके बाद कोई डिसीजन नहीं होता था, नीतियां पॉलिसी बदल जाती थी, रेगुलेटरी कोई सर्टेनिटी नहीं थी। अगर बताइए किसी पॉलिसी की कोई सर्टेनिटी नहीं होगी, कोई रेगुलेशन नहीं होगा, रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी, तो कैसे निवेश होगा? निवेश छोड़िए, रिफॉर्म कैसे होगा?
और कितनी गति धीमी हो गई थी। तीसरा, अर्जुन राम मेघवाल जी, आपको तीसरा भी टर्मिनोलॉजी याद होगा, न केवल फ्रेजाइल इकोनॉमी या पॉलिसी पहले से, ये बनाना रिपब्लिक भी कहने लगे थे कि भारत है बिकम ए बनाना रिपब्लिक। तो इस तरीके से सोचिए, तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से ये नीतियों में उस समय की स्थिरता की दिक्कत हो गई, गवर्नेंस पर सवाल उठने लगा, और गवर्नेंस के साथ आर्थिक निर्णय जब मजबूत संस्थागत ढांचे नहीं थे, एक अनिश्चितता का माहौल आ गया। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं कहना चाहता हूं कि आज जो ये डिमांड्स पर हमारे सेकंड बैच का सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है, ये मैं कहना चाहता हूं। आज मैं आपके माध्यम से, सदन सुचारू रूप से चल रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि आज इंडिया के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उस पर नजर डालना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस आज के हालात या 2014 के हालात क्या थे। इंडिया इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखिए तो 2014 और 2026 की मैं तुलना करना चाहूंगा। 2014 मैं इंडिकेटर से कहूंगा, मैं आंकड़े देके कहूंगा, और ये दस्तावेज में आज 2014 के भी रिकॉर्ड्स में और आज के भी रिकॉर्ड्स में 2014 में जो हमारा था नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? जो बिना इन्फ्लेशन के हो, और रियल जीडीपी होती है जिसमें इन्फ्लेशन जोड़ के होता है। उस समय 113.55 लाख करोड़ इस भारत की नॉमिनल जीडीपी थी, 113.55 लाख करोड़। आज 24-25 में वो नॉमिनल जीडीपी 113.55 लाख करोड़ से बढ़ के 357.14 लाख करोड़ हो गई है। ये भारत की ये नॉमिनल जीडीपी है। तो दुनिया देख रही, दुनिया हमारा लोहा मान रही, दुनिया हमारी मान रही लोहा, और दुनिया ये मान रही कि भारत, लोग यहाँ आ रहे हैं देखने कि आखिर भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। 11वें पायदान से, जहां हम 2014 में दुनिया के भारत के 11वें पायदान पे थे, आज पिछले 10 वर्षों में हम दुनिया में हम 5वें आर्थिक पायदान पे हुए, और अब दुनिया के 4थे आर्थिक पायदान पे होंगे, और 2027 तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट हमारी इकोनॉमी होगी। ये निश्चित तौर से ये केवल मोदी जी या भाजपा के लिए आ गए, नहीं चौथा आ गया, तीसरे की बात मैं कर रहा हूँ। मैं 2027 तक मैं तीसरे की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व, अगर फॉरेक्स रिजर्व क्या होता कि हमारे पास कितना गोल्ड का कितना क्या रिजर्व है, क्योंकि किसी देश की करेंसी हो, देश की इकोनॉमी हो। आज 2013-14 में 304 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व भारत का 304 बिलियन था, और आज फॉरेक्स रिजर्व जो 304 बिलियन था वो 686 बिलियन हो गया है। ये आज भारत की इकोनॉमी हुई है। इट shows that kindly you should have patience. Kindly you should have patience. This is the sign of strong external sector stability. This is absolutely sign. You try to understand what I am saying. It is on the record. You must go through the line. Unnecessary you don't have patience. तो अधिष्ठाता महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एफडीआई स्टॉक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो स्टॉक होता है, अब मैं उस शेयर पे नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ, अब मैं स्पीकर हूँ, मैं उस वहाँ पे नहीं हूँ, वहाँ अधिष्ठाता महोदय ने मुझे एफडीआई स्टॉक की फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2013-14 में जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकाल के ले जा रहे थे। केवल 308 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट था। दुनिया का हमारा अंतरराष्ट्रीय फॉरेन एक्सचेंज निवेश था। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, किसी की आलोचना कर रहा हूं। मैं केवल वास्तविकता का आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए धैर्य से सुनने की कोशिश करिए। तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 308 बिलियन था, और जो आज 2024-25 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो एफडीआई का स्टॉक 308 बिलियन से बढ़ के 700। माननीय सदस्य, आप प्लीज सुनिए। आज 748 बिलियन है, और इसलिए एफडीआई स्टॉक 2.5 ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस राइज किया। अधिष्ठाता महोदय, आज भारत के माननीय सदस्यगण, ये आचरण ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। सभापति जी, ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद, ये राष्ट्रपति जी का भी
क्या महत्वपूर्ण अनुदान मांगों पर विषय पर चर्चा चल रही है। प्लीज आप लोग सभी सुनिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज मैं आप सभी से आग्रह कर रही हूँ। ये देखिए कांग्रेस के सांसद जो कर रहे हैं, ये आप लोगों का आचरण उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, कार्रवाई होनी चाहिए। ये केवल राजनीति करने के लिए इस तरह से सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये लोग अपने राज्य में महिलाओं को जीना दुश्मन कर दिया। एक MBBS छात्र के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। कुछ और उल्टा उनको कवर अप करने का प्रयास किया। आज वही महिला सांसद यहाँ पे सदन को नहीं चलने देती। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सभी के खिलाफ। ये तरीका उचित नहीं है। कल भी इन लोगों ने देखा। माननीय सदस्यगण, प्लीज अपने अपने स्थान पर विराजिए। माननीय सभापति जी, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं। रेलवे मंत्री बोल रहे हैं। माननीय सदस्य सभी बैठिए। रेलवे मिनिस्टर बोल रहे हैं, प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से विश्व में आज एक बड़ी समस्या है, आज समय ऐसा है जिसमें पूरे देश को, चाहे किसी भी दल में हो, सबको एकजुट होके इस समस्या का समाधान करना है और देश को सबको मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस तरह के व्यवहार से अगर ये सोचते हैं, इस तरह के व्यवहार से अगर ये राजनीति करने की सोचते हैं, जब देश पे संकट आए, पूरे देश को एकजुट होकर उसका समाधान करना चाहिए। ऐसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज अपने अपने स्थान पर विराजिए। प्लीज आप सब लोग बैठिए। प्लीज बैठिए। आप बैठिए तो सही, आप बैठिए। प्लीज बैठिए सभी माननीय सदस्यगण। ये ठीक नहीं है। कोई भी विषय पर समस्या का इस तरह से ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, आप लोग बैठिए। प्लीज चर्चा को चलने दीजिए। बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य जगदम्बा पाल जी, प्लीज बोलिए। मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आज जैसा मैंने कहा कि इनको देश के किसानों की चिंता नहीं है। आज इस हमारे सेकेंड बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में देश के किसानों के दिए गए फर्टिलाइजर को, उस सब्सिडी को बरकरार रखा जाए। जो 25-26 का अभी हमारा बजट आया था, उस बजट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए 1,67,887 करोड़ का प्रावधान किया था। अभूतपूर्व प्रावधान था। देश के किसानों को इतनी बड़ी सब्सिडी अगर कोई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है, और जिसका परिणाम है कि कल माननीय शिवराज जी ने बताया कि आज देश के मामले में, खाद्यान्न के मामले में आज भारत विश्व में नंबर 1 बन चुका है। आज हमारा खाद्यान्न का उत्पादन, और उसका नतीजा है। लेकिन जो ये वैश्विक चुनौती आई है, उसमें आज कहीं न कहीं जब ऑयल का तेल दाम बढ़ेगा, ऑयल का असर ट्रांसपोर्टेशन पे होगा, तो इसका असर फर्टिलाइजर पे होगा, इस ऑयल के गैस के संकट से। तो इसमें हमें और आवश्यकता है। हमने ये नहीं कहा कि अब ये संकट आ गया तो हम किसानों के फर्टिलाइजर को जितना है नहीं दे पाएंगे। किसान के लिए जो कमिटमेंट है सब्सिडी, जिसके लिए हमने 1,67,887 करोड़ लिया था, उसमें हम आज सेकेंड सप्लीमेंट्री बैच में 19,230 करोड़ और ले रहे हैं कि जिससे कि हम किसानों को सब्सिडी देते रहें। तो आज हम इस फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए 19,230 करोड़ की आज अतिरिक्त आवश्यकता थी, उसको हम नेट कैश आउटगो से ले रहे हैं। आज जरूरत क्या है? आज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में जो NBS स्कीम है, उसमें हम 15,000 करोड़ ले रहे हैं, और जो यूरिया सब्सिडी स्कीम है उसमें 4,230 करोड़ ले रहे हैं। कुल उर्वरक सब्सिडी अब 1,67,887 करोड़ से 1.86 लाख करोड़ हो जाएगी, 1.86 लाख करोड़। और ये वृद्धि क्यों है? ये सबको मालूम, पूरी दुनिया को, कि पश्चिम एशिया में जो ईरान युद्ध हुआ, जिसमें आज क्रूड ऑयल या कच्चा तेल
88 से $65 माननीय सदस्य से आज complete कर लीजिए, please। $119 तक बढ़ रहा है। तो इसमें जो हमको गैस आयातित करना पड़ता है फर्टिलाइजर के लिए, जो आयातित प्राकृतिक गैस है, जिसको हम 195 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे कहते हैं, इसकी लागत दुगनी हो गई है। तो अब अगर लागत दुगनी हो गई, और हम जब बजट हमने लिया था उस समय हमें इस संभावना नहीं थी कि इस बजट में ये लागत दुगना होगा और लेंगे, तो आज ये जो हम सेकेंड बैच लेके आए हैं, जिसका बजट में पहले प्रावधान नहीं था, और ये इमरजेंसी सिचुएशन आज भारत के सामने आई है, तो हमारी सरकार समय रहते हुए सेकेंड बैच सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट ले रही है। और धन्यवाद इसके माननीय लिए सदस्य। निश्चित तौर से जो किसान है, अभी शुरू किया मैम, बहुत जरूरी बात। नहीं, complete अरे हम करिए, ही हैं। please complete तो करिए। आज समय की मर्यादा है। मैं क्यों Please। किसान की बात कह लूं, आज जायसवाल जी बता दीजिए भाई, जायसवाल जी बता दीजिए, जायसवाल जी बता दीजिए ना। तो मोदी सरकार जी ने तत्काल प्रतिक्रिया दिया कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के सभी पीएनके कंपोनेंट्स को बढ़ाकर खरीफ फसलें, धान, गेहूं सुरक्षित करेंगे। यूरिया सब्सिडी स्कीम में इंडिजिनियस इंपोर्टेड दोनों को कवर करेंगे। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अराउली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड को टोकन प्रोविजन देंगे, और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा किसान को उर्वरक सस्ता मिलेगा, और खाद्यान्न उत्पादन जो हम दुनिया में नंबर 1 हुए हैं वो बरकरार रहेगा। महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रहेगा। तो ये 19,230 करोड़ का यह व्यय न केवल किसान का, जो हमारे किसान आज नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाई है, ये उनको, किसानों को उनके खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए हम उपहार दे रहे हैं। तो इसलिए ये खाद्यान्न सुरक्षा का कवच भी है और तीर भी है। मैं एक केवल आंकड़े देना चाहता हूँ कि कृषि में कितना क्रांति हुई। केवल मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के पहले क्या हुआ। खाद्यान्न उत्पादन के जो रिकॉर्ड हैं, 2013-14 में जो इस देश का उत्पादन था वो 264.4 मिलियन टन, 264.4 मिलियन टन इस देश के खाद्यान्न का उत्पादन था। 2024-25 में ये मोदी सरकार में 264.4 मिलियन टन से बढ़ के 357.73 मिलियन टन हो गया है। ये दुनिया में विश्व रैंक में चीन को भी हमने पीछे कर दिया है। अब चीन से आगे दुनिया में भारत नंबर 1 हो गया है। और इस 10 वर्षों में अधिष्ठाता महोदय, हमने 106 मिलियन टन, मतलब राइट फ्रॉम 251.54 से नाउ वी हैव अचीव 357.73 ट्रिलियन टन। तो ये हमारी है। चावल में हमने 104 मिलियन टन का हमने विश्व में पहले नंबर पे आए हैं, 150.18 मिलियन टन हो गया। गेहूं में 95.6 मिलियन टन से 117.95 मिलियन टन में आए, इसमें हम नंबर 2 पे विश्व में हैं। तिलहन में हम 32.4 मिलियन टन से 43 मिलियन टन में आए हैं। आयात 50% से कम हुआ, और रैंक 8वें रैंक पे हम दलहन में, तिलहन में थे। आज दुनिया में हम सेकंड रैंक पे आ गए। दालों में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, 95.5 मिलियन टन से 28 मिलियन टन हुआ। आज हमारे भंडार भरे हैं। कल शिवराज जी ने यही कहा था कि केंद्रीय पूल भंडार जो सेंट्रल है वो 1 जुलाई 25 में आज 377.83 LMT जो मानक है उससे दुगना हमारे पास चावल का भंडार है। गेहूं का 358.78 LMT ये रिकॉर्ड स्तर से दुगना है। और आज उसी का नतीजा है कि मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने की बात करें। ये एनर्जी सिक्योरिटी है, ये फूड सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी समझने की कोशिश करें। और विश्व को जो अनाज का निर्यात है, आज वो खाद्यान्न में भारत एक महाशक्ति बन रहा है। MSP जो गारंटी दिया था, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में इन्होंने डाल रखा था, कमेटी गठन कर दिया था। लेकिन मैं बधाई देश के किसानों की तरफ दूंगा कि अगर डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लागू किया, और जिसका नतीजा है कि आज किसान को अपनी उत्पादन लागत से 1.5 गुना नहीं 2 गुना अधिक मिल रहा है। MSP लाभ गारंटी है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, इससे किसान को कितना आय बढ़ी, 5.223% वार्षिक। तो इसका
मैं कहना चाहता हूं, सुन लीजिए कि 2014 में माननीय हम सदस्य आयात श्री पर शफीक निर्भर थे। परमबीर जी। 2000 ये चालू बोलो आता